नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार आज आपके सामने एक बिल्कुल ही नए टॉपिक के साथ हूँ। आज का मेरा टॉपिक है कि सनातन के अनुसार किसी देश का शासक या राज्य का शासक या इसे ये कहें प्रधानमंत्री या शासक या मुख्यमंत्री किस वर्ण का होना चाहिए। अब इस पर आप बहुत लोग जो है ये कंफ्यूजन में आ जाएंगे कि वर्ण का क्या मतलब हुआ, कहीं ये जाति से तो नहीं ताल्लुक रखता है। तो यहां मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि वर्ण और जाति में कोई समानता नहीं। वर्ण एकदम अलग चीज है और जाति एकदम अलग चीज है। मैंने यहाँ पर जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक है कि किस वर्ण का होना चाहिए शासक या प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री। तो चलिए सबसे पहले हम ये समझेंगे कि वर्ण का मतलब क्या होता है। देखिए हमारे सनातन में 4 वर्ण बताए हुए हैं। 4 वर्ण पहले हम जान ले कि क्या है, उसके बाद इसका अलग से समझेंगे कि क्या है। 4 वर्ण में आता है, एक आता है सबसे ऊपर ब्राह्मण, फिर दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। अब ये चारों वर्ण के गुण क्या है ये समझते हैं। पहला है ब्राह्मण। जो ब्राह्मण है, जो ब्राह्मण वर्ण का है, उसका ये गुण है कि वो उसका जीवन जो है पूरी प्रकृति के लिए है, पूरे विश्व के लिए और पूरे समाज के लिए। उसका जीवन पूरी तरह से समर्पित है दूसरों के लिए। उसका अपना या अपने परिवार का कोई निजी स्वार्थ नहीं होता है, बस वो ब्राह्मण हो गया। दूसरा आते क्षत्रिय। क्षत्रिय वो है कि जिसका कहीं पर भी किसी भी प्रकार का अगर वो अन्याय देखता है, क्षत्रिय का जो सबसे पहला गुण है कि वो सबसे पहले जहां भी वो अन्याय देखता है वहां तत्क्षण वह उसका विरोध करेगा। और उस विरोध करने के क्रम में वो ये कदापि नहीं सोचेगा कि इससे मुझे क्या नुकसान हो सकता है। अन्याय का विरोध करना प्रथम गुण। दूसरा है कि उसके लिए राष्ट्र या समाज सर्वोपरि होता है। यद्यपि उसका अपना निजी स्वार्थ होता है, लेकिन सबसे पहले राष्ट्र और समाज उसके लिए प्राथमिकता में होता है, उसके बाद उसका निजी स्वार्थ होता है। अंतर समझ लीजिए। जो ब्राह्मण है वो पूरी तरह से समाज के लिए ही है। वो राष्ट्र, समाज, विश्व, प्रकृति, पूरे दुनिया के बारे में सोचता है और पूरे दुनिया के स्वार्थ के बारे में वो सोचता है। तो किसी पर्टिकुलर एक जगह, एक इलाके के बारे में नहीं सोचता है। वो है ब्राह्मण। क्षत्रिय क्या है कि ये अपने समाज और अपने राष्ट्र के बारे में सोचता है और उसको सर्वोपरि मानता है, अपने निजी स्वार्थ से ऊपर बढ़ के। ब्राह्मण का कोई निजी स्वार्थ नहीं होता है, इसका अपना निजी स्वार्थ होता है, लेकिन राष्ट्र और समाज सर्वोपरि होता है। वो क्या दोनों। अब आइए वैश्य। वैश्य में क्या है कि वैश्य जो होते हैं इनका अपना निजी स्वार्थ होता है और इनका सोच अपने और अपने परिवार के निजी स्वार्थ से प्रेरित होता है। और ये कोई भी कार्य करते हैं उसमें इनका अपना निजी और अपने परिवार का ही स्वार्थ होता है। और इसके बाद ये भी सोचते हैं, ये भी समाज के बारे में सोचते हैं, राष्ट्र के बारे में सोचते हैं, लेकिन इनका सर्वोपरि है अपना स्वार्थ, उसके बाद समाज
या राष्ट्र होता है। ठीक है, अब आते हैं चौथा में, शूद्र। शूद्र वह है जो अपने और अपने परिवार के भरण पोषण के बारे में सोचता है, बस, माने जो बेसिक आवश्यकताएं हैं, रोटी कपड़ा मकान, इन सब के बारे में सोचता है, इनसे ऊपर ये सोचता नहीं। और जो इनका भरण पोषण करता है उनको वो अपना स्वामी मानता है और उसी के लिए वो काम करता है। इसकी पूरी निष्ठा जो है, जो इसके स्वामी हैं, जो इनका भरण पोषण करते हैं, उनके लिए होता है। इसके लिए राष्ट्र और समाज, ये सब चीज के बारे में शूद्र जो है, जिसकी शूद्र बुद्धि है, वो इस बारे में नहीं सोचेगा। उसको सिर्फ इतना सोचेगा कि हाँ भाई इससे मेरा भरण पोषण हो रहा है और बस ये जो कर रहा है, बस यही मेरा धर्म है, यही मेरा काम, बस हो गया। तो ये अब 4 वर्ण हो गए। चलिए ठीक है, अब जब 4 वर्ण हो गए तो अब आप इसमें सोचते होइएगा कि हाँ भाई कि ये अब बताइए अब आपके क्या है कि इसमें शासक बनने का गुण किसमें है। चलिए, तो अब यहाँ पर आपको हम बताते हैं कि यहाँ पर शासक बनने का गुण जो है सिर्फ और सनातन के अनुसार सिर्फ और सिर्फ क्षत्रिय को होता है। यह ब्राह्मण को भी नहीं हो सकता है, क्योंकि और क्षत्रिय कैसा है, एकदम पूर्ण क्षत्रिय, ऐसा क्षत्रिय जो कि अब नीचे गिर नहीं सकता है। अब ये देखिए, ये 4 जो वर्ण हैं, अभी इसको थोड़ा सा और इनलाइट कर लीजिए, जब आप तो सुन लिए, लेकिन इसको थोड़ा सा डिटेल्स में समझें कि कोई भी जो क्षत्रिय है, क्षत्रिय क्या है, ब्राह्मणत्व जो है, ब्राह्मण जो वर्ण है उससे नीचे का स्टेज है। ठीक है, और क्षत्रिय से नीचे का स्टेज है वैश्य, और वैश्य से नीचे का स्टेज है शूद्र। अब यहां पर इस चीज को भी समझ लीजिए कि यह कोई जन्मजात नहीं है। व्यक्ति अपने कर्म, अपनी सोच, अपने विचार, अपने चिंतन मनन के आधार पर शूद्र से ब्राह्मण बन सकता है और उसी जन्म में बन सकता है। इसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि हाँ कि अगले जन्म में किसी ब्राह्मण के घर में पैदा लेंगे तब जाके आप ब्राह्मण होइएगा, ऐसा बात नहीं। यह हमारे सनातन में कहीं नहीं है। वर्ण जो है वो अपने कर्म और अपने गुण के आधार पर निर्धारित की गई है। हर एक बच्चा जो जन्म लेता है वो जन्म से शूद्र होता है, चाहे वो किसी घर में किसी जाति में जन्म लिया हो, लेकिन जो बच्चा जन्म लेगा वो शूद्र के रूप में होता है, क्योंकि उस समय वो कुछ सोच ही नहीं सकता है। उसको सिर्फ उसको भूख लगा चिल्लाएगा, माँ उसको दूध पिलाएगी, वो पी लेगा, बात खत्म है। उसको बस इतना ही से मतलब है, यानी कि शूद्र है, अपना भरण पोषण करने के बारे में वो सोच रहा है, उससे ज्यादा वो सोचने का कोई जरूरत ही नहीं। तो इस संसार में जो भी बच्चे पैदा लेते हैं वो सभी शूद्र रूप में ही पैदा लेते हैं। बस अब इसी से आप समझ सकते हैं कि आप किस प्रकार से आप अपना कर्म और गुण के आधार पर, अध्ययन चिंतन मनन के आधार पर आप अपने को इवॉल्व कर सकते हैं, आप ब्राह्मण के श्रेणी तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप कभी भी एक शासक के रूप में ब्राह्मण शासन नहीं कर सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ क्षत्रिय के लिए। अब यहां पर समझने की बात है कि क्षत्रिय का क्या मतलब हुआ। अब क्षत्रिय का मतलब यह हुआ कि वह कभी अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकता है, यानी कि न्याय का शासन होना चाहिए। वो चाहे जो हो, उसका अपना बच्चा भी हो, अपने परिवार का सदस्य भी हो, अगर वो भी अन्याय करता है तो जो शासक है वो उसके खिलाफ होगा। और कोई दूसरा भी व्यक्ति है, अगर वो सही कर्म कर रहा है और न्याय के रास्ते पर चल रहा है तो वो शासक जो है उसके साथ होगा। अन्याय, दुष्ट व्यक्ति या आत्माएं, उनको पनिश करना, उनको दंडित करना, यह काम है राजा का। और साथ ही साथ सभी उसके प्रजा, जितने भी उसके यहाँ उसके क्षेत्र में जितने भी प्रजा लोग रहते हैं,
उन सब की सुख समृद्धि, उनके स्वास्थ्य, उनके रोजगार, सबके बारे में चिंता करें। ऐसा होना चाहिए शासक। ठीक है। अब यहाँ जो क्षत्रिय के पास दो संभावनाएं। एक है कि वो फिर उस स्तर से, क्षत्रिय से गिर के फिर वैश्य के स्तर पर आ जाए। ठीक है। और फिर या वो क्षत्रिय से बढ़कर ब्राह्मण के स्तर पर चले जाए। ठीक है। तो उस स्टेज का शासक होना चाहिए जो क्षत्रिय से ब्राह्मणत्व की ओर बढ़ रहा है। वैसा क्षत्रिय नहीं चाहिए जो ठीक है वो क्षत्रिय है लेकिन वो गिरने की संभावना है, या वो गिर चुका है या गिर जाता है। जैसे ही वो वैश्य की स्थिति में आता है उसे तत्काल शासक पद से हटा दिया जाना चाहिए, क्योंकि उस समय वो हटेगा नहीं। उसको हटाना समाज का काम है। ठीक है। लेकिन जैसे ही शासक ब्राह्मण के श्रेणी में पहुंच जाता है तो उस समय उसे खुद वो पद त्याग कर देना चाहिए, और जो सच्चा ब्राह्मण होगा खुद पद त्याग कर ही देगा। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, जैसे कि सम्राट चंद्रगुप्त, उन्होंने अपने शासन जो है खुद ही छोड़ दिए थे। तो इस तरह से हमारे यहाँ एक नहीं अनेकों ऐसे उदाहरण हैं जो राजा ब्राह्मणत्व के पोजीशन पे चला गया तो क्यों शासन के पद पर रहेगा। वैसे स्थिति में उसके द्वारा शासन करना उचित नहीं है, क्योंकि वो अपने राष्ट्र और समाज के हित में नहीं सोच सकता है, क्योंकि वो पूरे विश्व के बारे में सोचता है। जैसे कि हो सकता है कि जो पूरे विश्व के बारे में सोच रहा है, हो सकता है कि उसके अपने समाज, अपने राष्ट्र को किसी मुद्दे पर नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में उसे वो राष्ट्र के साथ, अपने समाज के साथ शुद्ध न्याय नहीं कर पाएगा। वो इसलिए उसे उस स्थिति में हटा दिया जाना चाहिए। चलिए, ये चीज क्लियर हो गई। अब थोड़ा सा हम इस चीज को और क्लियर करेंगे जिससे कि आपको ये चारों वर्ण की स्थिति वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आपको समझ में आ जाए। अब यहाँ पर देखिएगा कि आप कहेंगे कि भाई ये तो पूरा जाति में समाज बटा हुआ है हमारा सनातन। तो एकदम आप सही कह रहे हैं, एकदम आप सनातन में जाति में बटा हुआ है, लेकिन जाति में बांटा गया हुआ है एक साजिश के तहत। कुछ तो ऐसे लोग थे जो कि ईसा से समझिए कि 500 से लेके और 800 के बीच में ये सारी गड़बड़ियां पैदा हुई हैं। ठीक है ना। और इसमें हुआ क्या है कि कुछ शासक वर्ग जो राजा है और कुछ जो ब्राह्मण और वैश्य, ये तीनों के साठ गांठ से, वैश्य का तो कोई बातें छोड़ दीजिए, क्योंकि तो वो अपने निजी स्वार्थ सोचता है, तो वो तो उस वर्ण का है ही, उसको सोचना ही है। लेकिन इसमें मेन आते हैं जो क्षत्रिय और ब्राह्मण। उसमें से कुछ ऐसे लोग थे जो कि थे ब्राह्मण या क्षत्रिय, लेकिन अब उनका पतन होकर वो पहुंच चुके थे वैश्य के स्थिति में, और उन लोगों का कुचक्र चला और उन्होंने जाति व्यवस्था को स्थापित करने का कार्य किया, ताकि उनका और उनके परिवार का निजी स्वार्थ सिद्ध हो सके। और इस कार्य को उन्होंने एक लंबे समय तक जारी रखा, और इसी के प्रतिरोध में महात्मा बुद्ध का उद्भव हुआ, प्राकट्य हुआ, और उन्होंने इसका गहन विरोध किया था। तो अब आप समझ सकते हैं कि महात्मा बुद्ध जो थे वो पूरी तरह से इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ थे। ब्राह्मणवादी का मतलब क्या हुआ? वो जात पात उस समय तक आ चुका था, उस चीज का उन्होंने विरोध किया, न कि जो सच्चे ब्राह्मण है। तो सच्चे ब्राह्मण से कहां प्रकार? महात्मा बुद्ध है तो महात्मा बुद्ध क्षत्रिय थोड़े थे, महात्मा बुद्ध तो ब्राह्मण थे। अब जाति के आधार पर आप देखिएगा तो आपको लगेगा कि क्षत्रिय, लेकिन वो क्षत्रिय कहां से है? उनको कोई निजी स्वार्थ था? नहीं, स्वार्थ तो है नहीं। वो तो पूरे विश्व के बारे में सोच रहे, प्रकृति के बारे में सोच रहे, सनातन के बारे में सोच रहे हैं, पूरे समाज के बारे में सोच रहे हैं, सबके बारे में सोच रहे हैं।
उसे क्या मतलब है? कोई भी पर्टिकुलर जाति या वर्ण के बारे में तो सोच नहीं। तो अब महात्मा बुद्ध जो है क्या है, वो शुद्ध ब्राह्मण, ब्राह्मण के स्तर पर पहुंचे हुए हैं। अब उसी तरह आज के परिप्रेक्ष्य में आप देखिए, अब यहां पर ब्राह्मण तो खैर ढूंढना मुश्किल है कि कौन है ब्राह्मण, क्या है, ये तो निजी खोज की विषय है, क्योंकि वो करोड़ों में कोई होते हैं, कोटि में कोई, कोई में कोई, उस तरह के लोग ब्राह्मण होते हैं। क्षत्रिय आप देख सकते हैं, कहीं कहीं आपको नजर आएंगे। क्षत्रिय क्या होते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, कहीं जा रहा है, अचानक किसी महिला अबला के साथ कोई गलत व्यवहार कर रहा है, वो उसी क्षण तत्काल बिना कुछ सोचे समझे एक्शन लेता है और उसका प्रतिरोध करता है। प्रतिरोध में हो सकता है कि उसकी जान चली जाए या वो बुरी तरह से घायल हो जाए, लेकिन उसके लिए ये कोई मायने नहीं रखता है, वो तुरंत उस पर एक्शन करता है। आप समझ जाइए कि भाई क्षत्रिय है। आप ये मत समझिए कि पुलिस जो है या मिलिट्री में है वो क्षत्रिय है, नहीं, कोई जोड़ नहीं। वो हो सकता है कि घोर वैश्य है। आप यहां पर देख सकते हैं कि जितनी भी दुनिया में सेनाएं जितनी भी हैं, उसमें से 90% से एबव, मतलब समझिए कि आप जितना कह सकते हैं, 90% से ऊपर मैं कह रहा हूं तो आप अपने सम्मान लगा लीजिए, क्योंकि जितने भी सैनिक हैं या सिपाही हैं, आप इसको मत समझिए कि हाँ कि ये रक्षा करने के लिए तो ये क्षत्रिय है, नहीं, इनको कोई उसका क्या मतलब है। इनका काम है कि जिस राज्य, जिस राष्ट्र के ये सैनिक हैं, जो इनका पैसा देते हैं, जिनसे इनका और इनके परिवार का भरण पोषण होता है, उधर से जो आदेश आता है उस आदेश का ही पालन करते हैं। तो वर्ण के आधार पर ये शूद्र है। दुनिया के किसी भी सेना का जो सैनिक है वो शूद्र है, क्योंकि उनका शासक जो है, जो आदेश दिया कि हाँ कि तुमको यहां पर अटैक करना है, उनको कुछ सोचना ही नहीं है, सोचने का कोई जरूरत ही नहीं। तो जो कहे उसको करना है, दैट मीन्स कि वो शूद्र है। उसको सिर्फ इतना सा मतलब है कि हाँ कि इससे जो हमको वेतन मिलता है, वेतन से मेरा भरण पोषण होता है और उसका हम पालन कर रहे हैं। उसी तरह से आप जितने नौकरी पेशा लोग हैं, अब मैं भी नौकरी पेशा हूं, लेकिन आप इस चीज को बुरा नहीं मानेंगे। हम जो फैक्ट आपको दे रहे हैं इसको लॉजिकली आप सोचिए, समझिए और उसके बाद इस पर चर्चा कीजिए। हमारे जो वीडियो पर इस पर आप कमेंट कीजिए, इस पर चर्चाएं हो सकती है। जितने भी नौकरी पेशा हैं, चाहे वो पैसा लेकर शिक्षा भी दे रहे हैं तो भी वो शूद्र है। वो चाहे प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक हो या कॉलेज के प्रोफेसर हो, क्योंकि वो उस चीज को पढ़ा नहीं सकते हैं जो सत्य है, जो उनके सिलेबस में दिया उस चीज को उनको बताना है, और वो गलत भी है तो भी उनको बताना है। यानी कि आप शूद्र हैं, आपका अपना कोई सोच नहीं है। क्योंकि जो शासक, जो सरकार आपको वेतन दे रही है, बस आपको उसके आदेश का पालन करना है। आपको अपने अनुसार से कुछ सोचना ही नहीं, अपने अनुसार से कुछ नहीं सोचना है। वही तो शूद्र है, जो उसका भरण पोषण करता है और उसके परिवार का भरण पोषण हो रहा है, तो वो जो कहेगा वो करेंगे। अब वो आप शिक्षक हो या बैंक के एम्प्लॉय हैं या आप IAS हैं या आप IPS हैं, इससे कोई मतलब नहीं है, आप शूद्र हैं, बस बात समझ जाइए। या सभी शूद्र के कैटेगरी में है, इसको आप मत समझ कीजिए कि हाँ कि हम IAS ऑफिसर हैं तो हम शूद्र कैसे हो गए। तो शूद्र है ही तुम, अपना तुम्हारा दिमाग कहाँ है, तुम अपने अनुसार सोच कहाँ रहे हो। हाँ, उसमें हो सकता है कि कुछ ऐसे IAS अफसर हो जो वैश्य हैं। वैश्य कौन होगा? वो जितना घूसखोर है, भ्रष्टाचारी है, वो सब वैश्य है, क्योंकि उसमें अपना दिमाग लगा दिया। तो शूद्र जो शूद्र है वो ईमानदार होते हैं। शूद्र कभी भी बेईमान नहीं हो सकता है, इस चीज को समझे। लेकिन जो वैश्य है वो उसमें बेईमानी कूट कूट के भरा हुआ है, क्योंकि उसको तो सिर्फ अपना स्वार्थ चाहिए, अपने परिवार का स्वार्थ चाहिए। तो उसके लिए वो कुछ भी करेगा, तो कुछ भी करेगा तो उसमें बेईमानी आ जाएगा। तो जितने भी भ्रष्टाचार में लिप्त लोग हैं वो सभी वैश्य हैं। हाँ, आप ये भी देखें, जितने अपराधी हैं वो अपराधी भी क्या है, जो अपराध के मेन कर्ता धर्ता है, जो माने उसका सरगना है,
वो वैश्य है, और उसके जो भी फॉलोअर्स हैं वो सब शूद्र है। अब मर्केंडरी है, जो भाड़े के सैनिक होते हैं, जो दुनिया के प्रत्येक देश में विद्यमान है, उनको पैसा दीजिए और उनको टारगेट दीजिए, वो जाके हिट करेंगे, काम खत्म कर देंगे, हो गया बात। और जो भी गैंग चला रहा है, तो गैंग चला रहा है उसका जो सरगना है वो वैश्य है, और जो उसका फॉलोअर है उसको पैसा देता है, वो जाकर किसी को जान मार देता है, बात खत्म है। वो चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे एक आदना सा आदमी हो, तो जो उसका आदेश का पालन कर रहा है वो शूद्र है। तो उसका काम है बेचारा क्यों है कि वो अपना जो काम मिला, उसको असाइनमेंट मिला, उसका कर रहा है, जिससे उसका भरण पोषण हो रहा है, उसके परिवार का भरण पोषण हो रहा है, इसलिए वो काम कर रहा है, उसमें उसको कोई गलती नहीं है। लेकिन जो करा रहा है वो वैसे, वैसे प्रवृत्ति के लोग वैसे, ठीक है। तो ये है पूरे सामाजिक आज के परिप्रेक्ष्य में, आप समझ लीजिए। तो अब आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अब जैसे कि वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक अगर सही वैज्ञानिक है तो वो ब्रह्मन है, क्योंकि वो पूरे दुनिया के बारे में सोच रहे हैं। हाँ, वैज्ञानिक ये भी हो सकते हैं, क्या कहता है, क्षत्रिय भी हो सकते हैं, वो सिर्फ अपने राष्ट्र के बारे में सोच सकते हैं, वो पूरे विश्व के बारे में नहीं सोचेंगे कि हमारा राष्ट्र के लिए हम ये हथियार बना रहे हैं और ये चीज़ का आविष्कार कर रहे हैं, और इसको दुनिया से कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर वैज्ञानिक वैश्य बन गया तो बस हो गया, वो सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के अनुसार सोचेगा। और जैसे कि कैसे कोरोना आया, ये सब चीज़ हुआ, तो ये सब चीज़ को फैलाएगा, इस तरह का पूरे दुनिया को संकट में ला देगा जो वैश्य किस्म का आदमी। तो वैश्य ये नहीं है कि हाँ कि वैश्य को कंट्रोल करने के लिए आपको चाहिए क्या, एक अच्छा शासक चाहिए, वही कंट्रोल कर सकता है जो पूरी तरह से क्षत्रिय है। वैश्य के भी अंदर में डर पैदा होगा कि हम किसी प्रकार का इतना गलत काम नहीं करें अपने स्वार्थ में, जिससे कि समाज और राष्ट्र का अहित हो जाए। तो वैश्य को कंट्रोल करने के लिए चाहिए एक क्षत्रिय, और जो सही क्षत्रिय होगा वो ब्राह्मण की भी इज्जत करेगा, क्योंकि वो पूरे विश्व के लिए, पूरे सनातन के लिए, पूरे प्रकृति के लिए और उसके समाज और राष्ट्र के लिए भी कार्य कर रहा है, निस्वार्थ भाव से काम कर रहा है। तो इसलिए जो है शासक हमेशा क्षत्रिय होना चाहिए और सर्वोच्च स्थिति का क्षत्रिय होना चाहिए। ऐसी स्थिति में उसका क्षत्रियत्व होना चाहिए कि वो गिर के वैश्य स्थिति में नहीं आ जाए, क्योंकि जैसे ही वो वैश्य बना काम खत्म, वो देश को बेच देगा। आज दुनिया में देखिए कि आप जितने भ्रष्ट शासक जो आप देख रहे हैं, जो विभिन्न प्रकार का घोटाला, ये वो भ्रष्टाचार में लिप्त है, तो क्या है, वो शासक क्षत्रिय नहीं। कोई भी जो क्षत्रिय वर्ण का शासक होगा वो कभी भी अपने राष्ट्र के लिए कभी भी कोई गलत कार्य कर ही नहीं सकता है। तो मुझे लगता है कि आप सब इस बात को समझ गए होंगे कि किसी भी राष्ट्र का शासक, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री किस वर्ण का होना चाहिए। और सनातन में जो क्षत्रिय है वो जाति का प्रतीक नहीं, वर्ण है। जाति कोई भी हो सकता है। जो सेना में काम करने वाले को आप ये मत समझिए कि वो क्षत्रिय वर्ण का है, वो शूद्र वर्ण का हो सकता है, नहीं तो ये हो सकता है। हाँ, उसमें 90% तो शूद्र ही है जो सेना में, क्योंकि वो अपना दिमाग लगा ही नहीं रहे। और उसमें से कुछ हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, वो वैसे हैं। और उसमें से कुछ जो होंगे जिनके लिए राष्ट्र और समाज और न्याय सर्वप्रिय है, वैसे कुछ उच्च पदाधिकारी होंगे सेना के, वो क्षत्रिय हो सकते हैं। और जिस सेना में जितना क्षत्रिय वर्ण का होगा वो राष्ट्र उतना ही आगे बढ़ेगा। और जिस राष्ट्र का शासक क्षत्रिय वर्ण का होगा उसे दुनिया में आगे बढ़ने से कोई ताकत नहीं रोक सकती है। वो जब तक जिंदा रहेगा उसका राष्ट्र सदैव आगे बढ़ता रहेगा। इसलिए मित्रों, मुझे लगता है कि मेरी बातें आप तक
पहुंच गई होंगी और हम लोग का एक कर्तव्य होना चाहिए कि हम लोग वैसे क्षत्रिय वर्ण का पहचान कर ही अपने शासक का चुनाव करें। धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो या कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।